हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो ऑफ मेडिएवल हिस्ट्री। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है गुलाम वंश, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सभी एग्जाम्स के लिए। तो अगर आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखा तो इस चैप्टर से आने वाला कोई भी सवाल आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। बस शर्त ये है कि इस वीडियो को आपको बिना स्किप किए देखना है और फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना है। और हाँ, वीडियो के लास्ट में आपको अपना स्कोर जरूर शेयर करना है। सो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। देखिए, जब भी आप मेडिवल हिस्ट्री को रीड करते हैं या याद करते हैं तो आप ये महसूस करते होंगे कि इसमें बहुत सारे वंश हैं, गुलाम वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश, और इन सब के अंदर बहुत सारे शासक भी हैं। तो इसे कैसे याद रखा जाए, यहाँ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए, यहाँ हमने जो चैप्टर उठाया है वो है गुलाम वंश। तो सबसे पहले आप 3-4 बातों को एकदम गांठ बांध के याद रख लीजिए, वो आपके दिमाग से नहीं निकलना चाहिए। सबसे पहली बात कि गुलाम वंश का शासनकाल क्या था, तो 1206 से 1290 ईस्वी, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद इसके संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। गुलाम वंश से संबंधित जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, उसका नाम भी आपको याद रखना है। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं, पहले तो है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद है इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, गयासुद्दीन खलबन और चंगेज खां। तो ये सभी गुलाम वंश से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और इन्हीं से संबंधित सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम MCQ बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और वीडियो के लास्ट में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें। पहला सवाल है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश जिसका शासनकाल था 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक, इसका जो संस्थापक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ये वास्तव में क्या थे? तुर्क थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक होने के साथ साथ गुलाम वंश के पहले शासक भी थे। अगला सवाल है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो अभी जस्ट मैंने बताया कि गुलाम वंश का संस्थापक भी कुतुबुद्दीन ऐबक हैं और शासक भी, तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तीसरा सवाल है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख फख्स के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से क्यों जाना जाता है? इसका कारण है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो बहुत ही उदार व्यक्ति थे और वो दीन दुखियों को देखकर बहुत दुखी होते थे और बहुत ज़्यादा दान पुण्य करते थे। इसीलिए इनको लाख बख्श के नाम से भी पुकारा जाता है। इसका मतलब है लाखों को दान देने वाला, लाखों को दान देने वाला। तो चीज़ों को रटना नहीं है, समझना है। अगला सवाल है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब शासन अपने हाथ में लिया उस समय उनकी जो राजधानी थी वो लाहौर थी। अगला सवाल है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मीनार, मस्जिद, मंदिर या अस्पताल? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है जो कि कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ऐबक ने करवाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मस्जिद का निर्माण करवाया था? ऑप्शंस में है 2.5 दिन का झोपड़ा, कुब्बत उल इस्लाम, केवल ए, या फिर ऑप्शन ए एंड बी। अब यहाँ जिसने डीप से नहीं पढ़ा होगा वो जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन ए एंड बी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा नाम का मस्जिद भी बनवाया था और कुब्बत उल इस्लाम नाम का मस्जिद भी बनवाया था, जो कि कहाँ पर था? ये था दिल्ली में। तो यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट होता है याद करने में, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा में
र आ रहा है और अजमेर में भी लास्ट में र आ रहा है। ठीक उसी प्रकार कुब्बत उल इस्लाम में यहाँ पर लॉ है, दिल्ली में भी लॉ है। इस तरीके से आप कुछ भी अपने दिमाग से बना के याद रख सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से दिल्ली स्थित कुतुब मीनार के निर्माण में किसका योगदान था? इस सवाल को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। यहाँ पूछा जा रहा है कुतुब मीनार के निर्माण में किसका योगदान था, यानी कि कुतुब मीनार किसी एक व्यक्ति में ने नहीं बनवाया था। ऑप्शंस देखते हैं, इसमें 4 ऑप्शंस हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक। यहाँ पर आपका ऑप्शंस है, यहाँ से आपको बताना है ए एंड बी, ए बी सी डी या फिर ओनली ए। पर देखिए इसका जो पहले राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 ए बी एंड सी। तो सबसे पहला नाम इसमें आता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। देखिए कुतुब मीनार को बनाने में कुल 3 व्यक्तियों का हाथ है। पहले व्यक्ति हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था। ध्यान रखिएगा, इन्होंने प्रारंभ किया था। ऑप्शन बी में है इल्तुतमिश, इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था। और तीसरे हैं फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने कुतुब मीनार की 4थी मंजिल बनवाई थी। तो ये जो फिरोज शाह तुगलक हैं, इन्होंने कुतुब मीनार में 4थी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिल का निर्माण करवाया था। तो पहले जो हमारा कुतुब मीनार था वो 4थी मंजिल तक ही था, लेकिन बाद में फिरोज शाह तुगलक ने 4थी मंजिल के ऊपर भी निर्माण कार्य करवाया। तो होप आप इस क्वेश्चन का जवाब समझ गए होंगे। इसका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। अगला सवाल है, किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इल्तुतमिश। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, जो कि गुलाम वंश के पहले शासक और संस्थापक हैं, ये इनके सल्तनत की राजधानी क्या थी? लाहौर थी। लेकिन इल्तुतमिश वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाई थी। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही कंफ्यूज करने वाले हैं, इसीलिए इसे बहुत ही बारीकी से समझना जरूरी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश। अगला सवाल है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1210 ईस्वी में। उनकी मृत्यु का कारण क्या था? यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। उन्हें चौगोन खेलने का बहुत शौक था और चौगोन खेलने के दौरान घोड़े पर से गिरने के वजह से उनकी मृत्यु हो गई। अगला सवाल है, कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में किन 2 विद्वानों को संरक्षण प्राप्त था? तो ऐबक के शासन काल में 2 विद्वान थे, एक थे हसन निजामी और दूसरा फके मुदब्बिर, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट बातों को जान लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, इन्हें और भी बहुत सारे नाम प्रदान किए गए थे। एक तो है हातिम ताई, दूसरा क्या है? कुरान खां। अब कुरान खां इसलिए कहते थे क्योंकि जब ऐबक छोटे थे तो वो बहुत ही सुरीले स्वर में कुरान को पढ़ते थे, जिसके कारण वो कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कुरान खां का मतलब क्या होता है? कुरान का पाठ करने वाला। तीसरा नाम क्या मिला उनको? लाख बख्श, जिसका मतलब है लाखों को दान देने वाला। तो बहुत ही उदार स्वभाव के थे और लाखों लोगों को वो दान देते थे, जिसके वजह से उनका नाम लाख बख्श रख दिया गया। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो देखिए अभी तो हमने ये देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक पहले शासक थे, यहाँ पर पूछ रहा है दिल्ली का पहला सुल्तान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इल्तुतमिश। अभी आपके मन में ये कंफ्यूजन जरूर आ रहा होगा कि अभी तो पहले शासक के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक थे। हाँ, पहले शासक के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक थे, लेकिन इनकी राजधानी क्या थी? लाहौर थी।
और इसके साथ में कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, इन्होंने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी और ये अपने आप को मलिक और सिपह सालार की उपाधियों से ही संतुष्ट रखते थे। तो जो पहले सुल्तान अगर पूछा जाए आपसे दिल्ली का, तो वो इल्तुतमिश होगा, क्योंकि इन्होंने ही खुद को पहला सुल्तान घोषित किया था दिल्ली का। अगला सवाल है, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। गुलाम से मतलब क्या हुआ कि देखिए, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था मोहम्मद गोरी ने। और इल्तुतमिश को किसने खरीदा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इससे क्लियर हो गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम और उसका गुलाम इल्तुतमिश। अगला सवाल है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सरे जहांदार का पद किसे दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। अगला सवाल है, ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह किससे करवाया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश से करवाया था। ऐबक की पुत्री कौन थी? रजिया सुल्तान, जो कि उसकी उत्तराधिकारी थी। और इल्तुतमिश से ही ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह करवाया था। अगला सवाल है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री थी। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान को सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? अफगानों का, तुर्कों का, अरबों का या फिर मंगोलों का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रजिया सुल्तान को सत्ता से हटाने में हाथ था तुर्कों का। तो ये देखिए, ये जो तुर्क के लोग थे, भटिंडा के एक गवर्नर थे जिनका नाम था मलिक अंतुनिया। इनके नेतृत्व में विद्रोह किया और रजिया सुल्तान को उसके शासन से हटा दिया। अब इस क्वेश्चन के थोड़े डीप में हम जाते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा जो मुस्लिम कम्युनिटी होता है, उसमें औरतों को लेकर, महिलाओं को लेकर बहुत ही ज़्यादा पर्दा होता है। और ये जब आज के समय में भी है, तो उस समय की बात आप सोच सकते हैं। तो उस समय में लोगों को ये मंजूर नहीं था कि कोई औरत शासन संभाले, जिसके वजह से रजिया सुल्तान के खिलाफ विद्रोह किया गया और उसे सत्ता से हटा दिया गया। तो ये मुख्यतः रीज़न था। अगला सवाल है, मध्यकालीन भारत में पहली महिला शासक कौन थी? तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का शासनकाल था 1236 से लेकर 1240 तक। अगला है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? तो भारत का जो उत्तर पश्चिम सीमा था, या फिर इसको सिंध क्षेत्र भी बोल सकते हैं, सिंध वाला जो एरिया है वो क्षेत्र भी बोल सकते हैं। तो उस एरिया में मंगोल का एक आक्रमणकारी था जिसका नाम था चंगेज खां। इसने किसके काल में आक्रमण किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश के काल में। नेक्स्ट है, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां के समकालीन था? तो जब चंगेज खां भारत पर जब आक्रमण किया था, तो उस वक्त दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो चंगेज खां जो कि कौन था? एक मंगोल था। उसका मूल नाम था ऑप्शन ए, तेमुचिन। तो देखिए, मंगोल साम्राज्य का जो विस्तार है, इसमें जो सबसे अहम भूमिका निभाई थी वो किसने निभाई थी? चंगेज खां ने। और वो खुद को ईश्वर का अभिशाप कहता था। ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, मंगोल नेता चंगेज खां ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना सूबेदार किसे नियुक्त किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मलिक जानी।
तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। तो देखिए, इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ और बाढ़, ये बिहार का 2 क्षेत्र है। ये दोनों क्षेत्र कहाँ पर है? तो बिहार में है। इस पर इल्तुतमिश ने अधिकार किया था। किसको हराकर? तो हिसामुद्दीन ऐबाज को हराकर। अब इसके बाद हम गुलाम वंश का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्यक्ति के बारे में सवाल देखेंगे, जो कि है सुल्तान गियासुद्दीन बलबन। इसका शासनकाल था 1266 ईस्वी से लेकर 1287 ईस्वी तक। पूरा नाम क्या था? गियासुद्दीन बलबन, इनको शॉर्ट में बलबन भी कहा जाता है। इसने एक नया वंश की नींव डाली थी, जो कि था बलबनी वंश। ये इल्तुतमिश के जैसा ही एक तुर्क था। वास्तविक नाम क्या था इसका? बहाउद्दीन इसका वास्तविक नाम था, और कुछ अन्य नाम भी था, जिसमें उलुग खां भी इनका नाम था। तो ये जो अलग अलग नाम होते हैं ना, यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। चलिए अब सवाल देखते हैं। चलिए, अब दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम्स में ये सवाल पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, बलबन। शासन के समय में इन्होंने 2 सिद्धांत रखा हुआ था। एक तो कि सुल्तान का जो पद होता है वो ईश्वर के द्वारा दिया गया पद होता है, और दूसरा सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। इनके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, और पैगंबर और सुल्तान का स्थान पैगंबर के बाद है। यानी कि ओवरऑल ये देखा जाए तो इनकी सोच ये थी कि पैगंबर के बाद अगर धरती पर कोई पैगंबर है तो वो है सुल्तान। ये इनकी एक सोच थी, जिसके बेसिस पर इनका शासन चलता था। नेक्स्ट है, किसने सुल्तान के पद को दैवीय घोषित किया था? तो अभी जैसा कि मैंने जस्ट बताया, किसने किया था? ऑप्शन ए, बलबन ने। नेक्स्ट है कि किसने कहा सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है? इसका राइट आंसर होगा बलबन। देखिए, इन्होंने जैसा कि मैंने बताया कि पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में वो देखते थे सुल्तान के पद को। तो उन्होंने एक प्रथा की शुरुआत की थी, जिसका नाम था सिजदा और पैबास। अब सिजदा का मतलब क्या होता है कि जमीन पर लेटकर अभिवादन करना, यानी पहले जमीन पर लेटकर अभिवादन करेंगे, और उसके बाद पैबास, जिसका मतलब है कि सुल्तान के चरणों को चूमेंगे। इस प्रथा को किसने शुरू किया था? बलबन ने। तो आप सोच सकते हैं कि ये खुद को पृथ्वी का पैगंबर मानते थे। अगला है, उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोलों से किसने सुरक्षित किया था? तो देखिए, पिछले में हमने देखा कि मंगोल आक्रमणकारी, जिसका नाम क्या था? चंगेज खां। अब ये जो चंगेज खां है, इन्होंने आक्रमण किया था इल्तुतमिश के काल में। लेकिन गुलाम वंश का एक शासक ऐसा था जिसने मंगोलों से भारत को सुरक्षित किया था। वो कौन था? बलबन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब कैसे सुरक्षित किया था? तो वो जो एरिया था उत्तर पश्चिम का सीमा, वहां पर दीवाने अर्ज नाम का एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी इन्होंने, और उसके जो सेना के मंत्री थे वो थे इमाद उल मुल्क। नेक्स्ट है, भारत का प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को किसने आरंभ किया था? तो नौरोज, जो कि रोजा त्योहार के नाम से भी आप लोग जानते हैं, तो इसको प्रारंभ किसने किया था? तो बलबन ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है, गूढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर किसने अपने शिलालेखों में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बलबन। नेक्स्ट है, बलबन के राज दरबार में उसका सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी कौन था? तो उसके दरबार में एक ऐसा व्यक्ति था जो उसका प्रतिद्वंदी था, कंपेटेटर था। वो कौन था? ऑप्शन ए, इमामुद्दीन रेहान। नेक्स्ट है,
जिले इलाही की उपाधि किसने धारण की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बलबन। नेक्स्ट है, तुर्काने चहलगानी संगठन किसने बनाया था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इल्तुतमिश। तो देखिए, तुर्काने चहलगानी क्या है, कौन सा संगठन है? तो ये एक 40 गुलामों का एक संगठन है जिसमें इल्तुतमिश के द्वारा नियुक्त किए गए 40 गुलाम थे। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट को नोट कीजिएगा, तुर्काने चहलगानी संगठन को किसने समाप्त किया? तो बलबन ने समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बहुत ही टफ लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको सारे शासक का नाम पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी शमसुद्दीन कैमूर्स। ये गुलाम वंश के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट है, इक्ता प्रथा को किसने प्रारंभ किया था? तो इक्ता प्रथा को प्रारंभ किया था ऑप्शन ए इल्तुतमिश ने। तो आप याद रख सकते हैं, ई से इल्तुतमिश, ई से इक्ता, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। लेकिन इस इक्ता प्रथा को समाप्त किसने किया था? तो खिलजी वंश का शासक अलाउद्दीन खिलजी ने इस इक्ता प्रथा को समाप्त किया था। अब ये इक्ता प्रथा क्या था? तो देखिए, इसके अंतर्गत जो सैनिक होते थे या फिर राज्य के जो अधिकारी होते थे, उनको वेतन देने के बदले भूमि दी जाती थी। यानी वेतन नहीं दिया जाता था, उन्हें उसके बदले भूमि दी जाती थी। यही था इक्ता प्रथा। इस इक्ता प्रथा को प्रारंभ किया था इल्तुतमिश ने और समाप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। जब खिलजी का शासनकाल प्रारंभ हुआ तो खिलजी ने इन सभी लोगों से, जिन्हें जमीन प्रदान की गई थी, सबसे उसने छीन लिया। तो काफ़ी आतंक मचाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसे हम खिलजी के वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट है, गुलाम वंश के शासक का अवरोही क्रम बताइए। अवरोही क्रम मतलब पहले फिर बाद में, असेंडिंग ऑर्डर में, जिसे आप इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो इसे मैंने क्वेश्चन के रूप में नहीं बताया है, इसे मैंने आंसर के फॉर्म में ही दे दिया है। तो यहाँ पर देखिए, गुलाम वंश का जो पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। शासनकाल 1206 से लेकर 1210 तक, 4 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। उसके बाद है आराम शाह। अब ये बहुत ही टफ लेवल का सवाल है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश का शासनकाल नहीं है, बल्कि आराम शाह का शासनकाल था। कितने माह तक? केवल 6 माह इसने शासन संभाला था और ये बिल्कुल भी योग्य शासक नहीं था। इसके बाद शासनकाल आता है इल्तुतमिश का 1210 से लेकर 1236 तक। इसके बाद रजिया सुल्तान 1236 से 1240, गियासुद्दीन फलबन जो कि 1266 से 1287 का शासनकाल है, और उसके बाद शमसुद्दीन कैमूर्स। तो ये कौन था? अंतिम गुलाम वंश का शासक है ये। कैमूर्स ने 1290 तक शासन किया और 90 से फिर खिलजी वंश प्रारंभ हो जाता है। तो ये था टोटल 36 सवाल गुलाम वंश से। गुलाम वंश से अगर कोई भी सवाल पूछा जाता है तो इस वीडियो के बाहर कोई सवाल नहीं आएगा, क्योंकि इसमें उन सभी टफेस्ट से टफेस्ट और इजी से इजी सवालों को कवर किया गया है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने 36 में से कितना स्कोर किया है। अगर 36 में से आपने 34 भी स्कोर किया है तो आपकी तैयारी ज़बरदस्त है, और 36 में 36 अगर आपने किया है तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। चलिए, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन, आप अपने लक्ष्य तक डटे रहें।